नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, होते रहेंगे प्यारे दोस्त। गणित और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 100% स्कोर करना हर एवरेज बच्चे के लिए भी संभव है, क्योंकि इनका पेपर पहले से ही पता है। जो ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है वही दोबारा से पूछेगा, बस डाटा चेंज करके। तो प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर आ रहा है ना, मैं उस पे बेस्ड आपको एक एक्सपेक्टेड पेपर करवाता हूं। ठीक है, ये रेलवे के फेवरेट दबंग सवाल हैं जो रेलवे पिछले 2 साल से रगड़ रगड़ के पूछ रहा है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब, मेरे को पता है कौन सा पेपर आना है, कौन से सवाल आने, क्योंकि रेलवे के पास बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस का स्टॉक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे सिलेक्शन पेपर, तो रेलवे ग्रुप डी के मैंने बेस्ट 360 सवाल है ना, सेक्शनल कंट्रोलर के बेस्ट क्वेश्चंस और जेई के बेस्ट 103 सवाल, ये सब सॉल्व कराए। ये रेलवे के वो लेटेस्ट पेपर हैं जो उसने इसी साल लिए 2026 में, है ना, सबसे ताजे सवाल हैं। यही सब सवाल रेलवे डेटा चेंज कर करके फिर से एनटीपीसी में देगा सारी शिफ्ट में, तो ये सब लगा के जाइए। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हमने रेलवे एनटीपीसी के यहां पे 10 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए एग्जाम पेपर, ये जरूर लगा लो। 300 सवाल हैं ये, है ना, इन्हीं में से सारा पेपर फंस जाना है, गारंटी मेरी। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करें। एक एक्सपेक्टेड पेपर बनाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, है ना। इसका लेवल है मॉडरेट टू टफ, और 30 में से प्यारे दोस्तों कम से कम आपके 26 या उससे ज्यादा सवाल ठीक इसमें होने ही चाहिए। ठीक है, करें, आइए मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। पहला सवाल आपके सामने खुलता है जी, ये सुधा का खर्चा उसकी बचत से 150% अधिक है। खर्चा सुधा का 3% कम हो जाता है, बचत 21.5% बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही सवाल है ना। देखो, इनकम होता क्या, इनकम होता है खर्चा प्लस बचत, है ना। आपको इन्हीं का रेशियो दिया हो कि सुधा का खर्चा उसकी बचत से 150% ज्यादा है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, क्योंकि 50% 1/2 होता है। सुधा का खर्चा उसकी बचत से 150% ज्यादा, यानी कि अगर उसकी बचत 2 है तो खर्चा 3 ज्यादा, यानी कि 5। ये सुधा के खर्चा और बचत का रेशियो है प्यारे बच्चों। हुआ क्या, हुआ ये कि सुधा का खर्चा 3% कम हो जाता है, कम यानी कि माइनस, और बचत 21.5% बढ़ जाती है। तो सवाल यह है यहां पर कि उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इनकम, इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत में नेट चेंज कितना आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आप बताओ खर्चा कितना कम हो गया, 5 का 3% 15, बचत कितनी बढ़ गई 2 का 21.5% यानी कि 43, तो 43 और माइनस का 15 कितना आ गया 28%। तो खर्चा प्लस बचत 28% बढ़ गई, कितने की वैल्यू पर, 5 + 2/7 तो 28/7 कितना आ गया 4%, पॉजिटिव आया है, यानी कि सुधा की इनकम 4% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बहुत फेमस और बेसिक सवाल है, आता ही आता है जी। बताओ, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है और जिसका टोटल सरफेस एरिया 832 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताओ, एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया है बच्चों, है ना। टोटल सरफेस एरिया दिया, पूछा है वॉल्यूम। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहां 4x 3x 2x मानेंगे कि आपको रेशियो दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, बिना x माने सवाल करना है। आपको रेशियो दिया, सारी कैलकुलेशन रेशियो में ही करो। घनाभ का वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम आएगा इनका मल्टीपल, क्या होता है LBH घनाभ का, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24, तो वॉल्यूम आएगा 24 रेशियो के हिसाब से। तो जो भी आंसर आएगा 24 का मल्टीपल होगा, 24 यानी कि 8 और 3 से कटने वाला। तो आप बताओ 3 से कटने वाला का ये नंबर है 6 3 9 5 1 6, ये नंबर 3 से कट रहा है। 8 1 9 6 5 11, 3 से नहीं कट रहा। 6 और 1 7 5 12 5 17, ये भी नहीं कट रहा 3 से, है भाई। यहां पे 5 6 7 6 13, ये भी नहीं कट रहा बच्चों। क्लियर है, तो एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा, पहला ही आंसर हो गया। तो ऐसे ऑप्शन से सवाल होते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व भी मैं आपको करना सिखाता हूं। आपको सवाल में क्या दिया, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया, रेशियो में कैलकुलेशन करो। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। तो LB यानी कि 4 तिया 12 प्लस BH यानी कि 3 दूनी 6 प्लस HL कितना आएगा 2 × 4 8, तो 12 8 20 से 26 दूनी 52,
तो रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया बच्चों 52, जबकि सवाल के अनुसार सरफेस एरिया कितना है 832 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना। बताओ कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 52 एकम 52, कितना बच गया भाई यहां पे 31, 312, तो 52 छिक्का 312 16 गुना, 16 गुना हो रहा है। आप जानते हैं सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, सरफेस एरिया 16 गुना हो रहा है। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप बताओ वॉल्यूम कितने गुना होना चाहिए। अगर यहां एरिया 16 गुना हो रहा है तो डायमेंशन 4 गुना होंगे मेरे भाई, 4 गुना, है ना। यानी कि अगर आपको लंबाई निकालने तो 4 का 4 गुना 16, 3 का 4 गुना 12, 2 का 4 गुना 8, ये आ जाएगा डायमेंशंस। तो वॉल्यूम जो होगा वो 4 का क्यूब 64 गुना आ जाएगा घनाभ का, है ना। तो ये पावर पे आप ध्यान दीजिए, तो घनाभ का आयतन आएगा 24 का 64 गुना, ठीक है, जो सेम आ जाएगा जी 1536 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, 1440 प्लस 1440 प्लस 96, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया। ये बताओ सवाल नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अच्छे समझ लो। 13,403 रुपए को एस बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर उनके 40, 83 और 68 रुपए काट लिए जाएं तो उनके पास 21, 11, 4 के अनुपात में धनराशि बचती है। बी और सी के ओरिजिनल शेयर के बीच डिफरेंस ज्ञात कीजिए। कितने रुपए हैं 13,403 रुपए। 13,403 रुपए को 3 लोगों के बीच में बांटा जाता है, एस, बी और सी के बीच में। कुछ शेयर एस को मिलता है, कुछ बी को मिलता है और कुछ सी को मिलता है। लेकिन इस तरीके से बांटा जाता है कि अगर एस के शेयर से 40 रुपए कम कर दो, है कि नहीं, और बी के शेयर से कितना कम कर दो 83, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और सी के शेयर से कितना कम कर दो 68 रुपए कम कर दो, तो तीनों के पास जो शेयर बचेगा वो किस रेशियो में होगा 21 रेशियो 11 रेशियो 4 के रेशियो में होगा। ये तो आपसे पूछा है बी और सी के ओरिजिनल शेयर का डिफरेंस, बी और सी के ओरिजिनल शेयर का डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ बी, ये रेशियो है ना, बी का शेयर 83 रुपए कम करने के बाद 11 यूनिट है, तो बी का ओरिजिनल शेयर क्या होगा 11 यूनिट से 83 रुपए ज्यादा है। अगर मैं बी के ओरिजिनल शेयर की बात करूं तो 11 यूनिट से 83 रुपए ज्यादा है ना, ये रेशियो में, इसलिए मैंने क्या लगा दिया सर्कल। सी का शेयर 68 रुपए कम करने के बाद 4 यूनिट है, तो सी का ओरिजिनल शेयर क्या होगा 4 यूनिट से 68 रुपए ज्यादा है, तो सी का शेयर होगा 4 यूनिट से 68 रुपए ज्यादा है। क्लियर है बच्चों। एक्चुअली आपसे सवाल में जो पूछा गया है वो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, और आप देख पा रहे हैं कि यहां बी का ही शेयर ज्यादा है सी से, है ना। तो 11 यूनिट में से अगर 4 यूनिट घटाएंगे तो 7 यूनिट आएगा, 83 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। ये बी और सी के शेयर का डिफरेंस आ गया प्यारे बच्चों। देखो आप ये सवाल भी ऑप्शन से बना सकते हैं क्योंकि आंसर इस फॉर्म में होगा, तो अगर मैं इस फॉर्म में आंसर होगा, अगर मैं 15 घटा दूं तो आंसर क्या बचना चाहिए 7 का मल्टीपल। जिस ऑप्शन में से 15 घटा के 7 से कटने वाला नंबर आ गया वो आंसर हो जाएगा बिना सॉल्यूशन के। ये कर लेना आप, है ना बच्चे, ये आने चाहिए टेक्निक। सॉल्यूशन क्या है कि भाई तीनों के पास कितने रुपए बांटे गए 13,403 रुपए, हमने तीनों के टोटल शेयर से कितना कम कर दिया 40 और 80 120 और 60 180 और 3 8 11 191, तीनों के टोटल शेयर से 191 रुपए कम कर दिया, तो तीनों के पास बचा कितना मेरे प्यारे भाई बताओ 2, 3 में से गया 2, ये कितना 0, 13,202 रुपए ये बचा ना, है कि नहीं सचिन 13,202, ठीक है बच्चों 13,202 रुपए बचा, जबकि तीनों के पास टोटल कितना बचा 21 और 11 32 और 4 36, यानी कि 36 यूनिट की वैल्यू 13,202 रुपए। कोई दिक्कत, ठीक है जी, नहीं सॉरी 13,212 आएगा ना, हासिल तो बचेगा ही नहीं। तो 36 यूनिट की वैल्यू 13,212 रुपए। बताओ कितने गुना, कटना भी चाहिए ना, तो ये कटेगा भाई 36 तिया 108, बचेगा 24 241, तो 36 छिक्का 216, बचेगा फिर कितना 25 252 हो गया, तो 36 सत्ते 252 चला गया भैया, 210 और 42 252 होता है, यानी कि 367 गुना। तो 36 की वैल्यू सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी 367, तो ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 गुणा 367,
7 प्लस 15 रुपए, ये मेरा आंसर है प्यारे बच्चों। बताओ, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। 7 7 49, 9 9 प्लस 5 14, 4, एंड में 4 आएगा, ये उत्तर है। देखो अलग ही दे रखा है एग्जामिनर ने, है ना, ठीक है। यूनिट डिजिट 4 आएगा, खत्म। आगे चलते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल में कोण आर और एस के समद्विभाजक खींचे जो टी पर मिलते हैं। एंगल एस टी आर 56 डिग्री का है। एंगल पी और क्यू का रेशियो 2:5 है। पूछा है क्यू और पी के माप में डिफरेंस कितना है। ठीक है बच्चों, देखो ये एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है चतुर्भुज का, आपको आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। जिन बच्चों को नहीं आता बेचारे वो सीख ले, वरना आपको पेपर में से चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए बच्चों, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, पी क्यू आर और एस, यही है ना। सवाल में बोला है यहां पर आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो ये हमने आर का बाइसेक्टर खींचा और एस का, ये कहां मिलते हैं, पॉइंट टी पर मिलते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा ना मेरे दोस्तों, ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल एस टी आर, इसकी जो वैल्यू होगी वो बाकी कौन से कौन बचे चतुर्भुज के, पी और क्यू, पी और क्यू बचे ना, इनका एवरेज होगी, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू बटे 2। अगर किसी चतुर्भुज में दो लगातार एंगल के समद्विभाजक खींचे जाएं, आर और एस कॉन्सिक्यूटिव एंगल है लगातार, तो इनके बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू बाकी दो बचे कोणों के एवरेज के बराबर होती है। कॉन्सेप्ट है ना बात समझ में। आपको यहां पे पी और क्यू का रेशियो दिया है 2:5, उनका डिफरेंस पूछा है। तो पी और क्यू का डिफरेंस क्या आएगा, 2 और 5 का डिफरेंस 3 यूनिट है ना। 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। यहां पे आपको दिया है एस टी आर 56 डिग्री, है ना। अच्छा, पी और क्यू का रेशियो 2:5 है, तो पी और क्यू का टोटल कितना आ जाएगा, 7 यूनिट। एंगल पी और क्यू का योग कितना आएगा, 2 + 5 7 यूनिट, और योग क्या आएगा, एंगल एस टी आर का दुगना। एंगल एस टी आर 56 डिग्री, 56 डिग्री का दुगना कितना आएगा, 112 डिग्री। तो 7 की वैल्यू 112 डिग्री कितने गुना हो गया बच्चों, 16 गुना। तो इनका डिफरेंस है 3, 3 की वैल्यू भी 16 गुना, कितना आ गया, 48 डिग्री। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में ना, बढ़िया सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। भाई साहब नोट कर लो, आधी शिफ्टों में सवाल आना फिक्स है, सेम वॉशिंग मशीन टीवी वाला, बट डाटा बदलेगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। 10% का मतलब 1/10, तो वॉशिंग मशीन का प्राइस टीवी से 10% कम है। इसका मतलब अगर टीवी का प्राइस 10 रुपए है तो वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना है, 9 रुपए। यही है, बोले वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 65% बढ़ जाता है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाते, कम यानी कि माइनस लगाना है। तो क्या पूछा, 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत में कुल कितने % का परिवर्तन होगा। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो है ना बच्चों। तो सवाल आपसे पूछ रहा है 5 वॉशिंग मशीन और कितने टीवी, 3 टीवी की कुल कीमत में कितना चेंज होगा। तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत के प्राइस का रेशियो निकालो ना, निकाल लेंगे। तो कितना आ गया, 9 पंजे 45 और 30 से 15 से कट गया 3 बार और ये 2 बार, यानी कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत का जो रेशियो वो कितना है, 3:2। ये 3:2 आ गया। रेशियो लेने से क्या होता है कि काम बहुत आसान हो जाता है प्यारे बच्चों। और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज कितना आएगा। देखो वॉशिंग मशीन की कीमत 3 का 65%, 65 दिया कितना, 195% बढ़ गई। टीवी की कीमत 2 का 34%, यानी कि 68% कम हो गया। तो 195 - 68 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 195 में से आप पहले 70 घटा लो, कितना आ जाएगा, 127% आ गया ये, ठीक है ना बच्चों। कितने के समान पर, 3 + 2 5 के समान पर बटे 5। इतनी, ये आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो कुल वैल्यू 127/5% डिक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, इंक्रीज। और 24 तो जाएगा नहीं, 24 से बड़ा आएगा। आंसर क्या है, सी है ना, क्योंकि ये आंसर 25 से बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है
है ना। तो ये टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी सवाल इस तरह का उड़ा सकते हो, ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताओ छठा, एक फल सेलर को 60 रुपए पर केजी और 68.4 रुपए पर केजी प्राइस वाली आम की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि आम की मिश्रित किस्म को 79.8 रुपए पर केजी पर बेचने से उसे 18.75% का लाभ हो, है ना। कैसे ऐसे कोई भी सवाल आते हैं तो आप प्राइस पे, रुपी पर केजी पे क्या लगा लेते हैं, एलिगेशन। आप दो टाइप के फल को मिलाते हैं ना, एक 60 रुपए पर केजी और दूसरे का दाम कितना है 68.4 रुपए पर केजी। बोला इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि ऐसा मिश्रण बने जिस मिश्रण को 79.8 रुपए पर केजी पे बेचने से कितना लाभ हो, 18.75% प्रॉफिट। मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 6.25% दिख रहा है, 625 का 3 गुना 1875, 6.25% 1/16, 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। यानी कि अगर मिक्सचर का सीपी 16 है तो उसका एसपी कितना है, 3 ज्यादा 19। ये सीपी एसपी का रेशियो है मिक्सचर के। यहां पे आपको सेलिंग प्राइस दिया है 79.8, बताओ कितने गुना, तो आप कहोगे सर 19 चौक 76 और 3 19 दूनी 38, 4.2 गुना। तो मिश्रण का जो सीपी आएगा वो भी 16 का 4.2 गुना हुआ कि नहीं, 64 और 3.2 यानी कि 67 तो जो हमारा मिक्सचर बनना चाहिए उसका लागत मूल्य क्या होना चाहिए, 67.2 रुपए पर केजी, ये होना चाहिए ना। बताओ किस अनुपात में मिलाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 68.4 में से 67.2 घटाएंगे 1.2 और 67.2 में से 60 जब आप घटाओगे तो 7.2, ये रेशियो लेंगे तो 12×72 यानी कि 1:6, 1:6 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, ये आंसर है। समझे ना बात को, ठीक है। तो ऐसे करना है प्यारे दोस्त ये वाला सवाल, ये रेलवे के ही प्रीवियस ईयर हैं। एक समबाहुभुज एक रेगुलर पॉलीगन में विकर्णों की संख्या 90 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वन इंटीरियर एंगल एंड वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। इस पॉलीगन के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण के बीच डिफरेंस बताओ। बहुत बढ़िया, करो बच्चों, गजब सवाल है। देखो ये सवाल तो तब तक हिलेगा नहीं जब तक आपको यह पता ना चले कि इस रेगुलर पॉलीगन में भुजाएं कितनी हैं। यहां क्या दिया है, डायगोनल। अगर रेगुलर पॉलीगन में मान लो n भुजाएं हैं तो उसमें विकर्ण कितने होने चाहिए, क्या होता है कॉन्सेप्ट, n इंटू n माइनस 3 बटे n इंटू n माइनस 3 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 90। तो यहां से अगर आगे सॉल्व करें तो क्या बन जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से आप मुझे बताओ कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। 10 रखने पे नहीं आएगा, 12 पे नहीं आएगा, 15 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि इंटीजर ही होगा ना, आसान सी संख्या। 15 अगर आप रखोगे n की जगह 15 गुणा 15 माइनस 3 12 बटे 2, तो ये क्या आ गया 180 बटे 2 90 है। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है आपको। 15 भुजाएं आ गई इस रेगुलर पॉलीगन में, तो आप बताओ इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि किसी भी समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री बटे n। n कितना है, 15 साइड है, तो 360 बटे 15 कितना आ जाएगा, 24 डिग्री, है ना। तो बताओ इस रेगुलर पॉलीगन का ये एक एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण आ गया, तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा भाई, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होता है रेगुलर पॉलीगन में कितना आता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 24 डिग्री है तो आंतरिक कोण क्या आएगा, 180 में से जब आप 24 घटाओगे 156 डिग्री। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा एक आंतरिक कोण एक बाह्य कोण, इन दोनों का भी डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 132 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है ना। बढ़िया सवाल। चलिए, मिस्टर डब्ल्यू ने 5 किलोमीटर पर आवर, 43 किलोमीटर पर आवर, 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से 425 किलोमीटर, 946 किलोमीटर और 340 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है ना। उनकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए।
तो मिस्टर डब्लू अलग अलग डिस्टेंस जा रहे हैं ना, अलग अलग दूरी कवर कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से। तो पूरी जर्नी की क्या बतानी है आपको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। मिस्टर डब्लू ने डिस्टेंस कितनी चली है और समय कितना लिया है, डिवाइड कर दो, है ना। तो मिस्टर डब्लू ने कितनी डिस्टेंस चली, इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बताओ, 5 6 11 1 है भी, 2 1 3 4 7 7 4 11 1 4 1 5 9 14 3 17 1711 किलोमीटर आ गया, है ना। तो जोड़ने पे कितना आ गया, 1711 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है, टाइम कितना लगा बटे टाइम। टाइम कैसा आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप 425 किलोमीटर जाओगे तो कितना समय लगेगा, 425 बटे 5 कितना प्यारे दोस्तों, 85 घंटे। प्लस 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से 946 किलोमीटर जाओगे, कितना समय लगेगा, 946 बटे 43, 43 दूनी 86 और 8 6 43 दूनी 86, 22 घंटे, है ना। प्लस 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 340 किलोमीटर जाओगे कितना समय लगेगा, 340 बटे 34 10 घंटे। तो ये आ गई स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 85 प्लस 22 प्लस 10 कितना हो गया नीचे, 117 117 हो गया, ठीक है बच्चों। सभी ऑप्शन में नीचे 117 है, डिवाइड करना है केवल। देखो आंसर वो ऑप्शन आएगा जिसमें ऊपर क्या बन जाए फिर, यानी कि 1, ऊपर का यूनिट 1 मैच होना चाहिए। यहां देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7 चौक 28 और 8 प्लस 1 9 होगा, है ना। 7 चौक 28 8 प्लस 5 13 होगा, 7 की 4 में गुणा, 7 चौक 28 8 प्लस 3 11 1 हो आएगा, यहां भी नहीं आएगा। तो क्या आंसर रहा सवाल का, सी, ठीक है ना, कि ऊपर इकाई का अंक 1 बनेगा। ये बताइए 9वां सवाल। ए बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, नाव की शांत जल में चाल पूछे, बताओ। तो बच्चों एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है 36 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो नाव की डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। और ये नाव वापस आती है अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यानी कि 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर नाव धारा की विपरीत दिशा में आती है कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 36 बटे 5 यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर। यही है स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं बच्चों, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को जोड़ के आधा कर दीजिए, है ना। तो इनको जोड़ेंगे तो 12 7 19.2 का आधा यानी कि 9.6, 9.6 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। आसान सी बात है ना बच्चों। चलिए, x बराबर रूट 10 प्लस 3 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान कितना है, करो अलजेब्रा का। देखिए भाई, सवाल में क्या दिया है, x बराबर, x की वैल्यू दी है अंडर रूट 10 प्लस 3। आपसे जो यहां पूछा गया है वो एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू पूछा गया, और ये तभी सॉल्व होगा जब आपको x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू पता चलेगी। जब तक x माइनस 1 बटे एक्स नहीं आएगा ये सॉल्व ही नहीं होगा। हमको x दिया है रूट 10 प्लस 3, तो 1 बटे एक्स क्या आएगा बच्चों, बताओ। 1 बटे रूट 10 प्लस 3 यानी कि रेशनलाइजेशन से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस 3। सीधा कॉन्सेप्ट या ट्रिक भी है कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, रूट 10 का स्क्वायर क्या होता है 10, 3 का वर्ग क्या होता है 9, अगर इनका डिफरेंस 1 बन रहा है तो x की जो वैल्यू है 1 बटे एक्स की वैल्यू निकालने में बस साइन चेंज हो जाता है। ये आ गया। तो अगर मैं यहां से x माइनस 1 बटे एक्स निकालू यानी कि इनको घटाऊं तो क्या आएगा, x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू रूट 10 तो कट जाएगी 6, तो x माइनस 1 बटे एक्स 6 आ गया। तो बच्चों एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, के क्यूब प्लस 3k। ये एक सवाल में फिर फॉर्मूला लग गया कि अगर x माइनस 1 बटे एक्स के है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब क्या होगा बच्चों, के क्यूब प्लस 3k, यानी कि 216 प्लस 18 234 आंसर हो गया। 11वां सवाल। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है।
एंड सेल्स देम एट ए डिस्काउंट ऑफ 48%, 48% की छूट पर बेचता है, उसे 82% का लाभ होता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार ने अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से X% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा। ये क्या X मार्क का परसेंटेज है ना। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद वो MRP पर 48% डिस्काउंट देता है, 82% क्या होता है प्रॉफिट। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लोगे ना बच्चों, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 48, 100 में से 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा 52, है कि नहीं। प्रॉफिट कितना होता है 82%, तो 100 प्लस 82 कितना आ जाएगा 182। ये किससे जाएगा बताइए, किससे चला जाएगा 26 से। 26 दूनी 52 और 26 सत्ते 182। ठीक है, पहाड़ा याद होना चाहिए या 13 से काट लो पहले। यानी कि आपसे क्या पूछा था मार्कअप परसेंटेज की अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस कितना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 7 है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। और 2/5 क्या होता है 1/2 होता है 50%, तो ये 5/2 है ना सॉरी, तो 5/2 क्या आएगा 5 गुना, यानी कि 250%। ठीक है बच्चों, हालांकि ऑप्शंस की शक्ल देखें 248 49 50 251 एक ही लग रहा है कि 250 ही आ सकता है ना। चलो 16%, 29% और 4% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट बताओ। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताना है और अप्रोक्स में आंसर है। आप देखिए अगर आप इस सवाल का ऑप्शन देखो तो मात्र 1% का फर्क है। ठीक है ना, और आजकल ऐसे सवाल देता है एग्जामिनर बहुत नजदीक नजदीक। अगर आप यहां पर रेशियो बनाओगे तो कैलकुलेशन गुणा ज्यादा करनी पड़ेगी। इन तीनों छीट के बराबर सिंगल छूट निकालनी है। एक ही तरीका है कि आप यहां पे फॉर्मूला लगाइए। तीनों के बराबर सिंगल छूट क्या आएगा, पहले इन तीनों को जोड़ो 16 4 20 और 29 49 है ना, माइनस फिर 2 की गुणा 16 गुणा 29 कितना आएगा 16 गुणा 30 480, 480 से 16 कम कर देंगे 464 है ना। ठीक है ना सचिन, 29 की 4 में गुणा कर देंगे 29 चौका 116 और 16 की 4 में गुणा कर देंगे आप लोग 64। 2 की गुणा करके जोड़ लो 464 और 116 580, 580 में 64 जोड़ेंगे तो 644, 644 हो गया। 644 को आपको भाग किससे करना है 100 से, 6.44 प्लस फिर तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करेंगे तो 16 गुणा 29 464 है, 464 का 4 गुना कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा मेरे भाई 450 का 4 गुना लगभग 1800 के करीब आ गया। ये अप्रोक्स ले लो ना, 464 का 4 गुना क्या आ जाएगा लगभग 1800, 1900 के करीब मान लीजिए है ना। तो 1900 को आपको किससे भाग देना है 10,000 से, तो ये 0.19 आ गया। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये होता है यानी कि पहले आपको तीनों को जोड़ना है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपको माइनस 2 की गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर प्लस तीनों की गुणा एक्स वाई जेड बटे 10,000। ठीक बच्चों, डेसिमल वाला पार्ट अगर इग्नोर भी कर देंगे कि माइनस प्लस है तो 49 माइनस 6 कितना आ गया 43, तो 43% के करीब। हालांकि अच्छा यहां पे तो ये ऑप्शन है बी और सी काफी है, तो आप बताओ 43 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा। ये माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो 43% से क्या आएगा बच्चों ये कम, बहुत हल्का 43% से कम आएगा, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये तरीका है 43% से हल्का से कम, क्योंकि 49 माइनस 6 43 माइनस 0.44 और प्लस 0.19। ठीक है जी, तो एग्जैक्ट ही आ गया वैसे। ठीक है, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने, रेशियो नहीं बनाना, जानबूझ के देता है ऐसे। एक कुर्सी का मार्क्ड प्राइस है 7600 जो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि क्या मार्कअप परसेंटेज।
अंकित मूल्य पर 4% की छूट पे बेचा जाता है, मार्क प्राइस पे 4% डिस्काउंट देते हैं। क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव, है ना। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, फिर मार्क प्राइस पे 4% आपने छूट दी, तो प्रॉफिट होगा 25 और -4 का सक्सेसिव। 25 -4 -4, ये ना, -25 गुणा 4/100। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 25 में से आपका तो 5 घट गया, है ना, तो यानी कि 20% है। 100 मान के भी कर सकते थे सवाल। आगे, 45 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 18 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 45 पुस्तकों का, है ना। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताओ। सेलिंग प्राइस ऑफ 45 बुक्स, 45 बुक्स का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है बच्चों? 18 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जैसे बोला हमने वैसे लिख दिया। यहां 9 पंजे 45 और ये 9 दूनी, तो यहां से सेलिंग, एक बुक के सेलिंग प्राइस और उसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 5 उधर चला जाएगा, 2/5। यानी कि प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एक बुक का अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो बुक बिक कितने में रही है? यानी कि एक बुक बेचने से आपको 3 का नुकसान हो रहा है। कितने पर? 5 पर। 5 के लागत पे 3 का नुकसान हो रहा है, यानी कि कितना? 60% लॉस है। तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? चलो, एक ट्रायंगल की साइड 41, 21 और 50 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा की संगत इसकी हाइट की लंबाई कितनी है? लिख लो भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। इस समय रेलवे में मेंसुरेशन 2D में इन्होंने नया खजाना ढूंढा है ये। ठीक है, कम से कम जब तक 200 सवाल नहीं बनानेंगे रुकेंगे नहीं ये। एक ट्रायंगल की तीनों भुजा दी हैं, पूछा है 21 सेंटीमीटर वाली भुजा पे जो हम एल्टीट्यूड यानी कि हाइट डालेंगे उसकी लंबाई क्या है। पहले तो आप इस सवाल को अच्छे समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि इस तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है जी, इस तरीके से ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की यहां पे साइड कितनी दी है? 41, 21 और 50। ये तीनों भुजाएं आपको दी हैं, है ना। जैसे ट्रायंगल एबीसी नाम इसको दे दे, वैसे कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाता हूं। तो 21 सेंटीमीटर वाली भुजा पर सामने वाले वर्टेक्स से हम क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। तो जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाइट बनेगी किस सेंटीमीटर वाली साइड पे? यही है ना। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, बताओ कैसे होगी। तो अगर आप इस सवाल का बेसिक मेथड जानो तो बताओ बेसिक मेथड क्या है ना। बेसिक मेथड क्या है इस सवाल को करने का? कि भाई अगर आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपको दी हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। हमें बेस 21 के ऊपर हाइट निकालनी है, तो बेस हमारा 21 है और 21 के ऊपर हाइट कितनी है? AD। तो यहां से कैलकुलेशन करके आप AD की वैल्यू निकालेंगे। जितने भी सवाल हैं सब इस कॉन्सेप्ट से करने हैं आपको, है कि नहीं सचिन? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब पेपर में एक्चुअली कैसे करना है? हमने हाइट डाली है AD भुजा 21 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, 2 2 बन गया। अब 90 डिग्री के सामने 50 है, 90 डिग्री के सामने 41 है। तो इस हाइट की जो वैल्यू होगी, हाइट की भाई 41 से भी छोटी होगी, 50 से भी छोटी होगी। होगी कि नहीं होगी? बताओ। इस हाइट की जो वैल्यू है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो 90 डिग्री के सामने 41 है, यहां 50 है, तो हाइट AD की वैल्यू 41 से कम आना चाहिए। 41 से कम आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सारे ऑप्शन आप हटा सकते हो, या तो 40 हो गया 22। अब सब कुछ यहां इंटीजर में चल रहा है, तो ट्रिपलेट सेट होना चाहिए। अब आप बताओ 41 का ट्रिपलेट 22 से सेट होगा कि 40 से सेट होगा? बताओ सचिन। 41 अगर है 90 डिग्री के सामने 41, तो ट्रिपलेट 40 से सेट होगा कि 22 से? 40 से। अगर मान लो मैं इसको 40 मान लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 9। 9 40 41 ट्रिपलेट। 90 के सामने 50 है, ये 40 है, तो कितना आ जाएगा? 30। आपको सर ये 30 + 9 तो क्या बन गया? 39। ये तो 21 है, ये तो गड़बड़ होगी सर।
बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि आपको जो यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये एक्यूट है ही नहीं बच्चों, क्योंकि 30 और 9 का डिफरेंस क्या है? 30 और 9 का डिफरेंस है 21। ये ट्रायंगल एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण, जिसमें ये 51 है, ये 41 है, और ये कितना है? 21। तो अगर आप यहां पे हाइट डालोगे ना, तो आपको दिखना चाहिए कि ये हाइट अगर मैं 40 लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 9। और ये कितना आ जाएगा? 30। और 30 और 9 का डिफरेंस क्या बन जाएगा बच्चों? 21 है ना। तो ये फिगर ही जो यहां बना है, क्या बना है? रॉन्ग। तो इसलिए यहां पे 21 के ऊपर जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर, है ना। ये भी मैंने आपको पूरा बनवा के दिखाया, आप बिल्कुल यहां से कर सकते इजिली कि भैया जो ट्रिपलेट बनाता हो वही क्या होगा? आंसर। और वो एक ही बनाएगा, ये वाला 40। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 16। चेतन की सैलरी में पहले 40% की कटौती की गई। चेतन की सैलरी पहले 40% कम कर दी, उसके बाद उसमें 24% की वृद्धि की गई, सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय 24%। चेतन नाराज हो गया, बाद में 24% बढ़ा दी। उसकी अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम है? यानी कि फाइनल सैलरी इनिशियल सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो क्या बताना है? सैलरी में नेट परसेंटेज चेंज। तो पहले सैलरी 40% कम हुई, फिर 24% बढ़ाई, तो नेट चेंज क्या आएगा? -40 और 24 का सक्सेसिव, -40 प्लस 24, -40 गुणा 24 बटे 100%। ये एनटीपीसी का फेवरेट सवाल है, ये चेतन नाम से ही आता है। और -40 प्लस 24 माइनस का 16, ये कितना आ जाएगा? 24 चौका 96, 960 बटे 100, 9.6 है ना। तो -16 और -9.6 कितना आ गया? माइनस का 25.6%। माइनस आंसर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि चेतन की सैलरी जो है फाइनल, वो इनिशियल से 25.6% कम हो गई है। ठीक है भाई, चलो ये बताओ। 14 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 5 मीटर पर सेकंड की गति से पानी बह रहा है। ठीक है भाई, 8 मीटर गुणा 6 मीटर इंटू 4.62 मीटर के खाली आयताकार टैंक को भरने में पाइप को लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। एक पाइप एक टैंक को भर रहा है ना, सिलिंड्रिकल पाइप है, तो पूछा भरने में कितना समय लगेगा मिनट में। तो हमने मान लिया कि माना भैया टी मिनट का समय लगेगा, टी की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि टी मिनट में पाइप से जो पानी भरा जाएगा वो इस टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा। इतना सा कंसेप्ट है ना। टैंक का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो आपको दिया 8 गुणा 6 गुणा कितना? 4.62 मीटर। ये हुआ बच्चों। अब आप बताओ, जैसे पाइप है, ध्यान सुना बच्चों, यहां ये पाइप का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यहां पे जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इस पाइप से पानी निकलेगा और वो पानी जो है वो टैंक में गिरेगा। पाइप से पानी बह रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस बात का क्या मतलब? बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 5 मीटर पाइप में जितना पानी आएगा ना, वो पानी पाइप से बाहर निकलता है। 1 सेकंड में पाइप से कितना पानी निकलेगा? 5 मीटर लंबे पाइप के बराबर। ठीक है बच्चों, तो आप ये पता लगाओ कि 1 सेकंड के भीतर इस पाइप से कितना पानी निकलेगा। पाइप सिलिंड्रिकल है तो पाइप का वॉल्यूम πr²h। ध्यान देना कि यहां अगर मीटर में दे रखा है, ये रेडियस तो सेंटीमीटर में, तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा ना। ये आ जाएगा ना सचिन। तो πr²h। अब आप खुद बताओ, रेडियस 7 है तो वॉल्यूम क्या आता है? πr² क्या आता है? 154 है ना। अगर रेडियस 7 है तो πr² क्या आएगा? 154। यहां बटे 100 है, बटे 100 है तो क्या आ जाएगा? 1/100 का स्क्वायर, यानी कि 1/10। यार πr² आ गया। h कितना है बच्चों? h है यहां पे 5 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पाइप से इतना पानी निकलेगा। आसान नहीं होते वाले सवाल करने। 1 सेकंड में पाइप से इतना पानी निकलेगा, तो मुझे बताओ 60 सेकंड में पाइप से कितना पानी निकलेगा? 60 से गुणा, 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, यानी कि पाइप से 1 मिनट में इतना पानी निकलेगा। मैंने क्या माना है कि पूरी जो टैंक है टी मिनट में भर जाएगा, तो टी मिनट में पाइप से कितना पानी निकलेगा? गुणा टी, क्या होना चाहिए? बराबर। तो ऐसे करना है आपको, टी मिनट में पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम
टैंक के वॉल्यूम के, रेक्टेंगुलर टैंक के वॉल्यूम के बराबर कर दो। आगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है आपके पास, कैलकुलेशन। 0 से 0 हम हटा ही लेंगे बच्चों। ये बताइए क्या आ जाएगा यहां से, है भाई 5 30, उसके बाद 0 से हम यहां पे 0 भी हटा देंगे। यहां जब 100 की इधर गुणा होगी 100 की इधर, तो 2 0 से डेसिमल हट जाएगा ना। 154 तिया 462 से 462 भी कट गया, तो क्या बचा 8 48। तो 48 मिनट का समय लगेगा। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। और रेलवे एनटीपीसी में इस तरह के सवाल आना बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है ना बच्चों। आते हैं मेंसुरेशन में तगड़े तगड़े सवाल। ये बताओ, एक वाटर टैंक 13 मिनट में भर जाता है 46 आइडेंटिकल पाइप से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ ओनली 20 सच पाइप्स आर यूज्ड। अगर केवल 27 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है कि नहीं सचिन। सवाल यह है कि 46 पाइप एक टैंक भरते हैं 13 मिनट में, तो 27 पाइप उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो टंकी भरना भी तो काम है, क्या लगेगा M1D1 बराबर M2D2। 46 पाइप 13 मिनट में भरते हैं, तो 27 ऐसे पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, टाइम आपसे पूछा है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको इक्वल कर दी यहां पे। अब आप बताइए, यहां पे आंसर तो अप्रोक्स में आना है और ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो हम अप्रोक्स ही कैलकुलेशन करेंगे। 13 दूनी 26, हालांकि 27 है तो 2 से मेरे दोस्तों बड़ा नंबर आएगा, है ना। 2 से बड़ी संख्या को अगर मैं 46 को काटूंगा, तो अगर 2 होता तो 23 बार जाता, लेकिन 2 से बड़ी संख्या से काटूंगा तो 23 से हल्का कम आएगा कि नहीं। तो 23 से हल्का सा कम कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, है कि नहीं बच्चों। तो ऐसे करने, ना कि आपको गधे की तरह गुणा करो और फिर भाग करो, पागल हैं वो लोग। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो बच्चों, एक रेलगाड़ी है जो चल रही है इधर, मैंने मान लिया s किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आपको क्या निकालना, s की वैल्यू। अब ये रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी को पार करती है ना बच्चों, और आदमी चल रहा है कितने की चाल से, 6.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। रेलगाड़ी इस आदमी को पार करती है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रही है तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई दी है बच्चों 200 मीटर लंबी है, तो डिस्टेंस 200 मीटर बराबर रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में पार करें तो अपोजिट स्पीड क्या आएगी, S1 प्लस S2। रेलगाड़ी की स्पीड S से, आदमी की स्पीड कितनी है 6.6। ये किसमें आ गया, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं तो किससे गुणा, 5/18 से गुणा। ठीक बच्चों, कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में, तो गुणा 15। ये इक्वल होना चाहिए, बताइए। तो आप देखोगे यहां से एक इससे चला जाएगा, 3 से 3 पंजे 15 और 3 छिन 18, 5 पच्चे 25, 25 अट्ठे 200, तो 6 की यहां गुणा हो जाएगी, 6 अट्ठे 48 बराबर S प्लस 6.6। 6.6 इधर आके घट जाएगा, तो 48 में से जब आप 6.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 41.4। ये S का मान आया है, तो यही आगे क्या स्पीड किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहां S की वैल्यू 41.4 रखोगे, क्या हो गया 41.4 किलोमीटर पर आवर। जी, P आयत ABCD के भीतर कोई बिंदु है, PA 94, PB 61, PC 67 है, PD की लंबाई आपको बतानी है। ये सवाल है, ये रेलवे वालों का फेवरेट सवाल है। ज्योमेट्री में आप कह सकते हैं, ज्योमेट्री आसान आती है, ये बढ़िया सवाल आता है। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। मान लो जैसे कि रेक्टेंगल है ABCD, ध्यान सुनेगा, मान लो जैसे एक आयत है ABCD, इसके अंदर कोई पॉइंट P है, तो यहां कंसेप्ट है कि अगर पॉइंट P से हम चारों वर्टेक्स को मिलाएंगे इस तरीके से, पॉइंट P से, ये पॉइंट P है ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है रेक्टेंगल के अंदर, तो आमने सामने के जो वर्टेक्स हैं, आमने सामने के A और C हैं और BD हैं, तो पॉइंट P से इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर का योग, यानी कि P से A तक की दूरी PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसी बिल्कुल सेम P से B तक की दूरी PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये इक्वल होता है, ये पता ही होना चाहिए।
अब आपको इनमें से कोई भी 3 वैल्यू देगा बेटा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ऐसे ही होता है। अब यहां पे आपको दिया है पीए कितना है 94, 94 का स्क्वायर छोटी मोटी वैल्यू देता ही नहीं रेलवे, प्लस पीसी कितना है 67 का स्क्वायर बराबर पीबी कितना है, पीबी कितना है 61 का स्क्वायर प्लस पीडी, पीडी का स्क्वायर आपको निकालना है ना, पीडी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा बच्चों, यूनिट डिजिट, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो कभी करनी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब आप बताओ ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 6, 7 का वर्ग 49 यानी कि 9, यानी कि 6 + 9 15। इधर यूनिट डिजिट क्या बन गया 5। उधर देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 में क्या जोड़ें कि यूनिट डिजिट 5 बन जाए 4, क्योंकि 1 + 4 5 आएगा। तो यहां पे पीडी जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, पीडी के स्क्वायर का 4 आना चाहिए। तो बताओ 5 का स्क्वायर तो 25 5 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 6 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 4 आएगा, 2 का वर्ग में भी 4 आ जाएगा। देखो 2 ऑप्शन में फंस गए, है ना, क्योंकि 8 के स्क्वायर में भी 4 आएगा यूनिटेड, 102 के स्क्वायर में भी आएगा। तो भैया 2 ऑप्शन तो कट गए। ये भी गलत बात नहीं कि आपने 2 ऑप्शन काट लिए। फिर हम क्या लगा लेंगे बच्चों यहां पे, डिजिटल सम, डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो आप खुद सोचो प्यारे बच्चों, 94 है तो 9 हट गया, 4 का वर्ग 16, 16 यानी कि 7। ये बताइए 6 7 13, 13 का मतलब 4, 4 का वर्ग 16, 16 के अंकों का योग 1 + 6 7। ये कितना है बच्चों 6 1, 7 का वर्ग 49, 9 कट गया है ना, कि कट गया ना, यानी कि 4 प्लस पीडी का। तो आप बताओ 7 7 14, 14 में से 4 घटाएंगे 10, 10 यानी कि 1। तो पीडी जो भी होगा, पीडी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत। 7 7 14, 14 माने 4 10। बताओ किस ऑप्शन के स्क्वायर का, किसी ऑप्शन के स्क्वायर का डिजिटल सम, सॉरी 1 आएगा डिजिटल सम। अब बताओ 9, ये 8 है, 8 का वर्ग क्या होगा 64, 64 का डिजिटल सम 6 4, ये आंसर होगा। यहां पे 1 2 3, 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है जिसके स्क्वायर करने पर डिजिटल सम क्या बन रहा है 1, है कि नहीं बच्चे। तो ये इस तरीके से आपको यहां पे सवालों को देखना है। पहले आप यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, फिर डिजिटल सम, कैलकुलेशन नहीं करनी। ये बताओ यदि किसी संख्या के 4/7 के 20% का 40% 336 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी में काफी आया। मान लो जैसे कोई संख्या n है, तो किसी संख्या का 4/7 का मतलब 20% 1/5 का 40%, 40% यानी कि 2/5 किसके बराबर है 336 के बराबर है। तो संख्या आपको निकालनी है बच्चों। अब आप देखो 4 दूनी 8, 8 से अगर काटेंगे तो 8 चौक 32 और 8 दूनी, तो संख्या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, ये उधर गुणा होगा 7 × 25 × 42, 7 × 25 × 42 ये आ जाएगा ना, 1050 × 7 यानी कि 7350, ठीक है ना। 25 की 42 में गुणा करेंगे 1050, 1050 की 7 में 7350। सिंपल जब इतनी सिंपल कैलकुलेशन हो तो जबरदस्ती हथियार नहीं लगाने, यूनिट डिजिटल सम, है ना बच्चों, नॉर्मली काम हो जाता है। ये बताइए एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस 15,000 रुपए है, ठीक है, इसे 32% 40% की 2 लगातार छूट के बाद एक रिटेलर को बेचा जाता है, खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर ग्राहक को 49% छूट देने के अपने नए अंकित मूल्य पर अपनी लागत पे 45% लाभ कमाना चाहता है। उसे रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या निर्धारित करना चाहिए, एट व्हाट प्राइस शुड ही लिस्ट द रेफ्रिजरेटर। बहुत बढ़िया, गजब। क्या आपको इस सवाल समझ में आ रहा है। देखो भाई एक रिटेलर है, रिटेलर की कोई खुद की कंपनी तो है नहीं कि वो अपने घर में बैठ के सामान बनाएगा, रिटेलर भी फैक्ट्री में से सामान खरीद के लाएगा। तो भाई एक रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस कितना है 15,000 रुपए। रिटेलर इस फ्रिज को खरीद के लाता है 2 डिस्काउंट लेके, पहले रिटेलर को कितना 32% डिस्काउंट मिलता है, फिर 40%, यानी कि 15,000 रुपए ये 2 डिस्काउंट लेने के बाद रिटेलर ने वो रेफ्रिजरेटर खरीद लिया। अब खरीदने के बाद रिटेलर ये आगे बेचेगा कस्टमर को। रिटेलर ने इस फ्रिज पे एक नया लिस्ट प्राइस लगाया,
समझ में ना बच्चों? वो नया लिस्ट प्राइस उसने इस तरीके से लगाया है कि अगर नए लिस्ट प्राइस पे 49% डिस्काउंट देगा रिटेलर, तो उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 45% प्रॉफिट होना चाहिए, है कि नहीं बच्चे? तो आपसे क्या पूछा है? रेफ्रिजरेटर का क्या उसे नया लिस्ट प्राइस लगाना चाहिए, ये तो पूछा है। तो बेटा यहां देखो, रेफरी ये चाहता है रिटेलर की 45% प्रॉफिट हो 49% डिस्काउंट देने के बाद। तो रिटेलर के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा। मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस एक ही बात होता है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। कितना डिस्काउंट देना है? 49%। 100 माइनस 49 51। प्रॉफिट कितना चाहिए? 45%। 100 प्लस 45 यानी कि 145। ठीक बच्चों, बताओ किससे कट गई है? किसी से नहीं कटेगा। 17 ते 51 है या 29 पंजे 145। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जो नया मार्क प्राइस है वो कितना? 145 यूनिट। 145 होता है 29 पंजे, यानी कि 29 तो सड़ा हुआ प्राइम नंबर है। तो जो भी आंसर आएगा वो 29 का मल्टीपल होगा, है ना? क्योंकि यहां कैलकुलेशन है। तो 29 का मल्टीपल देखें तो 29 छिक्का 174, 29 से कट जाता है 174। 17,400 कट जाएगा तो 17,325 नहीं कटेगा, 75 कम हो गया ना। अगर 17,429 से कट गया तो 17,412 नहीं कटेगा। 17,400 कट गया तो 17,400 में 104 जोड़ दिया, ये भी नहीं कटेगा 29 से, है कि नहीं? तो क्या आंसर आना चाहिए? ए ऑप्शन। ये तरीका है। अदरवाइज इसको पूरा सॉल्व करना है बच्चों, यही करना होता है पेपरों में, वहां पूरा सॉल्यूशन थोड़ा ना बैठेंगे। एक्चुअली आप एक बात बताओ, रिटेलर ने जो ये रेफ्रिजरेटर खरीदा है वो भी तो खरीद के लाया है। तो किस प्राइस में खरीद के लाया? तो 15,000 रुपए में पहले उसे 32% डिस्काउंट मिला। कीमत कितनी रहेगी? 100% में 32% छूट मिलेगी 68.68। फिर उसको और 40% छूट मिला। 100% पे 40% छूट मिली, कीमत कितनी रहेगी? 60% यानी कि 0.6। तो रेफ्रिजरेटर ने जो रिटेलर ने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा है इतने रुपए में खरीदा है। ये रेफ्रिजरेटर का क्या है? कॉस्ट प्राइस। देखो यहां ये कट गया, 15 छिक्का 90, 90 गुणा 68 रुपीज आ गया। 90 गुणा 68 रुपीज। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको ये दी है और आपसे मार्क प्राइस पूछा, बस इतना सा सवाल बन गया बच्चों आप लोगों के लिए। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। आगे जो आपको करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन से ही हो जाएगा। अगला सवाल 23वां। दो पाइप पियर क्यों एक टंकी को 37 मिनट 30 सेकंड और 45 मिनट में भर सकते हैं? ठीक है, दो पाइप में पहला पाइप भर सकता है 37 मिनट 30 सेकंड में, दूसरा भर सकता है 45 मिनट में। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। पाइप क्यू को x मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी ठीक 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, और बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है। पाइप की टंकी भर सकता है 37 मिनट 30 सेकंड में, क्यों 45 मिनट में? मान लो जैसे टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे पूरी भर गई, है ना? क्या करते हैं भैया, हम दोनों पाइपों को एक साथ खोलते हैं। हमने दोनों पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला, लेकिन क्या करा, कुछ समय के बाद हमने पाइप क्यू को बंद कर दिया। पाइप क्यू को हमने x मिनट चलाने के बाद बंद कर दिया, यानी कि केवल कौन पाइप चालू है? पी, है ना? यहां हमने जो है पाइप क्यू को बंद कर दिया, फिर पी चालू है। पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाती है? 30 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। तो मुझे ये एक बात बताइए, सवाल में क्या पूछा है? x का मान यानी कि पाइप क्यू को कितने मिनट बाद बंद किया गया है, ये पूछा है। बताओ बच्चों, देखो आप यहां पे एलसीएम लेके करोगे, सब बच्चे एलसीएम लेके करते हैं, पर एक निंजा टेक्निक भी है भाई। आप क्यों नहीं सोचते कि पाइप पी शुरू से लेके एंड तक फुल टाइम ओपन है, हमने क्यों को ही तो बंद कर दिया, यानी कि पाइप पी पूरे 10-30 मिनट तक चालू है, पूरी टंकी भर जाने तक, स्टार्टिंग से एंड तक। तो ये बताओ कि पाइप पी 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? पाइप पी पूरी टंकी भरता है 37 मिनट 30 सेकंड, जिसको हम कह सकते हैं 37.5 मिनट में ना। 37.5 मिनट ही तो हो गया बच्चों ये। पाइप पी पूरी टंकी 37.5 मिनट में भरता है। पाइप पी 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 1/37। तो पाइप पी 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा सचिन? गुणा 30, यानी कि पाइप पी 30 मिनट में ये टंकी भरेगा। क्लियर है? डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0। 75 है ना, 75 चौका 300, 75 पंजे 375, यानी कि 4/5।
तो पूरी टंकी अगर 1 है तो 1 में से 4/5 किसने भर दी? पी ने। तो बची कितनी? 1/5। बची 1/5 टंकी कौन भरेगा? क्यों? क्यों पूरी टंकी अगर 45 मिनट में भरता है तो क्यों को 1/5 टंकी ही भरनी है केवल। तो 1/5 टंकी भरने के लिए 1/5 टंकी भरने के लिए क्यों को 9 मिनट चाहिए, यानी कि क्यों को 9 मिनट चला के बंद करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। बताओ, है ना? तो ये भी तरीका है, इसको भी जानो, ये भी सीखो, समय बचता है बेटा। ये बताओ, दो दोस्त है किरण और महेश, उनकी इनकम 5-8 के रेशियो में है। उनमें से प्रत्येक हर महीने 78,000 की बचत करता, दोनों बराबर बचत कर रहे हैं 78,000 रुपए ईच। उनके मंथली खर्चे का रेशियो 2:4 है। किरण की मंथली इनकम बताइए। किरण की मंथली इनकम आपको बतानी है, ठीक है। सवाल पढ़ते पढ़ते ही सवाल को सॉल्व करने का तरीका आ जाना चाहिए। दो लोग हैं किरण और महेश, इनकी इनकम का रेशियो कितना है? 5-8। सवाल में साफ साफ बोलेगा कि दोनों बराबर बचत करते हैं, ठीक है। उनके मंथली खर्चों का रेशियो कितना है? 2:4। 2:4 का मतलब 1 रेशियो। अगर दोनों की बचत सेम है तो उनके इनकम और खर्चों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। बचत क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा। इनकम में से खर्चा घटाइए, क्या आएगा बच्चों? बचत। दोनों की बचत यहां पे इक्वल है तो इनकम और खर्चे का डिफरेंस भी तो इक्वल बनना चाहिए ना। यहां 4 का डिफरेंस है, यहां 6 का, ये नहीं है, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। क्या बेटा टेक्निक है? 5 और 8 में कितना डिफरेंस है? 3 का। बच्चों 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है। तो ऊपर वाले रेशियो को 1 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, है ना। मैं 2 4 को मैंने काट लिया, तो नीचे वाले रेशियो को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बचत यहां पे दोनों की क्या होगी? सेम, है ना। यह है किरण। किरण की इनकम 5 है तो खर्चा कितना है? 3। तो बचत कितने? 2 यूनिट। ऐसी महेश जी की अगर इनकम 8 है तो खर्चा कितना है? 6। बचत कितनी है? दोनों की बचत सेम आ गई, 2 यूनिट। साल के साथ दोनों की बचत कितनी है? 78,000 रुपीज ईच। तो 2 की वैल्यू 78,000 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू 39,000 रुपए आ गई 1 यूनिट की। किरण की मंथली इनकम, किरण की मंथली इनकम कितने बच्चों? 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू भी क्या आ गई? 5 का 39,000 कितना आ जाएगा भाई? 1,95,000। ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है ना। हाँ, जैसे 78 में 13 दिख रहा है तो 13 का मल्टीपल भी आंसर बनना चाहिए। सी और डी ऑप्शन में फंस रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व भी हो गया। आगे चलते हैं। देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप इस लेवल के सवालों को नहीं कर पा रहे हो तो बेटा कुछ नहीं होने वाला। रेलवे एनटीपीसी में 50 लाख फॉर्म जाते हैं। अगर रेलवे के फॉर्म मेरे भाई बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बच्चा किसी एग्जाम के लिए मेहनत करता है तो वो है एनटीपीसी। सबसे क्रीम कंपटीशन इसमें है। तो आपको इसके लिए सबसे तगड़ी, सबसे ऊपर लेवल की तैयारी करनी है। वो कब होगी? जब आप 5-6 महीने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कंटेंट पढ़ोगे हर सब्जेक्ट का। उसके लिए आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो कि अगली एनटीपीसी 2026 का भी जो है मेरे प्यारे बहुत जल्द पेपर हो जाएगा, 4-5 महीने में ही। अभी से पढ़ाई करोगे तो हो पाएगा, ठीक है बच्चे। ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी सब्जेक्ट की क्लास। अगला बताइए क्या है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 28%। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 28% कम कर दी जाए, इसकी हाइट 114% बढ़ा दी जाए, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? और आंसर अप्रोक्स में बताना है, ठीक है ना। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, है ना। ये अप्रोक्स में आंसर बताना है। अब आप बताओ, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई तो एक फिक्स नंबर है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट की गुणा पे। आपने रेडियस कितनी कम कर दी? 28%। रेडियस आपने 28% कम कर दी, लेकिन रेडियस का स्क्वायर यानी कि 28% 2 बार सक्सेसिव डिक्रीज हो गया, और आपने हाइट 114% बढ़ा दी। अगर बीच में गुणा है, या गुणा ही तो है, बीच में गुणा का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव। रेडियस आपने 28% कम करी है तो स्क्वायर यानी कि 2 बार। तो वॉल्यूम में जो नेट चेंज आएगा वो -28 और 114% का सक्सेसिव होगा।
अब चाहे ये रेशियो से करो आप, चाहे 100 मान के करो, चाहे आप फॉर्मूला से कर लो, सारे रास्ते अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है बेटा, काफी फर्क है। तो यहां आप अप्रोक्स कैलकुलेशन ही करो जल्दी से फॉर्मूला से, है ना। -28 और -28 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स और वाई का क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो -28 और -28 -56 प्लस -28 की -28 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, 784, 784 बटे 100 यानी कि 7.84। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये देखो लगभग 8 ही तो है ये, यानी कि माइनस का 48% अप्रोक्स। तो माइनस का 48 आ गया। अब इसका आप सक्सेसिव कर लीजिए किसके साथ, फिर 114 के साथ। अब आपको -48 और 114% का सक्सेसिव करना है, यही है ना बच्चे, कोई दिक्कत। फिर से वही कंसेप्ट कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो -48 प्लस 114 है ना, और -48 गुणा 114 बटे 100%, ये आ जाएगा नेट। अब देखो मुझे ध्यान रखना है कि हमें यहां पे अप्रोक्सी निकालना है आंसर। 114 में से अगर 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 66 माइनस। अब एक बात बताओ, ये 48 दूनी 96, 100 है, यानी कि नीचे 2 से बड़ा नंबर आएगा, 2 से बड़ा नंबर आएगा ना। अब अगर मैं 2 से 114 को काटूं तो क्या आएगा, 57। लेकिन नीचे अगर 2 से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 57 से कम आएगा, ये 57 से कम, यानी कि अप्रोक्स इसको 56 मान लो, है ना। तो 66 माइनस 56 क्या आ गया, 10% के करीब। तो जो भी आंसर आएगा 10% के करीब होगा। 10% के करीब कौन सा ऑप्शन है, 11 है, सबसे करीब यही है, समझे ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है और बहुत कैलकुलेटिव डेटा के साथ सवाल दिए जाते हैं, ये वाले वायरल पैटर्न है ये रेलवे में, ठीक है। आओ 26वां, रॉबर्ट, क्रिश और जेरमी किसी काम को 16, 48 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने काम करना शुरू किया। रॉबर्ट ने 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, रॉबर्ट 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। क्रिश ने काम पूरा होने से ठीक 4 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ओके बच्चों, ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि हमको यहां पे शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है बच्चे। काम को पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, यही है ना बच्चों, बताओ। 3 लोग हैं यहां पे, रॉबर्ट, क्रिश और जेरमी। कैसे कैसे नाम दिए भैया, रॉबर्ट एक काम कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में, क्रिश 48 दिन में और जेरमी 32 दिन में। अब बताओ इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 और 32 का तो 32 आ गया, 32 और 48 का 96, तो टोटल वर्क कितना आ गया बच्चों, 96। तो रॉबर्ट की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, क्रिस की कितनी आ गई, 2, और जेरमी की कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से प्यारे बच्चों मेरी बात सुनेगा, तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। मान लो जैसे काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके एंड हुआ, मुझे ये टाइम निकालना है। इस समय में काम कितना हुआ है, 96 यूनिट। लेकिन काम किस तरीके से हुआ है कि तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया, रॉबर्ट ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि रॉबर्ट केवल शुरू के 2 दिन काम करता है, फिर रॉबर्ट काम छोड़ के चला गया, है ना। काम खत्म होने ही वाला था, लेकिन क्रिस ने काम खत्म होने से ठीक 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि क्रिस ने आखिर के 4 दिन काम नहीं किया। इस तरीके से मेरा काम खत्म हुआ है 96 यूनिट। देखो एक बार बताओ, काम तीनों ने शुरू किया था स्टार्ट में, रॉबर्ट तो 2 दिन बाद छोड़ के जाना ही है, तो भैया रॉबर्ट, देखो हमारा लॉजिक ये होता है कि या तो हर आदमी से स्टार्ट से एंड तक पूरा काम कराओ या बिल्कुल काम मत कराओ। रॉबर्ट को केवल शुरू के 2 दिन काम करना है, फिर छोड़ के चला जाएगा। तो अगर रॉबर्ट ये 2 दिन भी काम ना करे, यानी कि रॉबर्ट को पूरा डिलीट कर दो काम से, तो कितना काम होगा, रॉबर्ट की एफिशिएंसी कितनी है, 6, रॉबर्ट की एफिशिएंसी 6, तो रॉबर्ट 2 दिन में कितना काम करेगा, 12। अगर रॉबर्ट मेरे प्यारे भाई शुरू के 2 दिन भी काम ना करता तो कितना काम कम होता, 12 यूनिट। अगर रॉबर्ट को मैं फिल्म से ही डिलीट कर दूं कि रॉबर्ट नाम का कोई आदमी था ही नहीं कभी, तो कितना काम कम होगा, 12 यूनिट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत।
काम खत्म होने से 4 दिन पहले क्रिश ने काम छोड़ दिया। क्रिश स्टार्टिंग से काम करता रहा है क्या, लास्ट के 4 दिन काम नहीं किया। मान लो अगर क्रिश लास्ट के 4 दिन भी काम करता, छोड़ के ना जाता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। क्रिश हमारा एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, लास्ट के 4 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 8 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड के भीतर काम कितना हो जाता मेरे प्यारे भाई, फिर 92 यूनिट काम हो जाता सेम टाइम में, है कि नहीं। और इस काम को करते कौन बच्चों, भाई इस काम को देखो, रॉबर्ट को तो लात मार के भगाई दे, इस काम को करते क्रिश और जेरमी दोनों मिलके। यानी कि अगर सेम टाइम, टाइम नहीं बदला, अगर सेम टाइम में क्रिश और जेरमी दोनों स्टार्टिंग से एंड तक काम करें, क्रिश और जेरमी दोनों लोग मिलके, तो इस सेम टाइम में कितना काम होगा, 92 यूनिट काम होगा। और इस काम को दोनों लोग करेंगे 2 + 3 5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो मेरे भाई काम में कितना समय लगेगा, 92/5, यानी कि कितना 18.4 दिन। तो जो पूरा काम खत्म हुआ है 18.4 डेज में हुआ, ये आंसर है ना। गजब सवाल, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए, गोपाल को पहले साल अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि होती है, दूसरे साल में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। अगर उसकी प्रेजेंट बिक्री 1,83,600 रुपए है, तो 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी। ये सवाल आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अप्रोक्स कैलकुलेशन से। अभी गोपाल की बिक्री 2 साल तक बढ़ती है, पहले साल कितनी बढ़ती है 2%, दूसरे साल 20%। 2 साल बाद की बिक्री दी है, नहीं प्रेजेंट की बिक्री दी है, 2 साल पहले की पूछी है, फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। रेशो से भी बना सकते हैं। गोपाल की बिक्री पहले साल 2% बढ़ती है, 2% की फ्रैक्शन 1/50, यानी कि 50 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 51। अगले साल बढ़ी 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से कितनी होगी बढ़ के 6। सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे प्यारे भी, कितना आएगा 3 बार और 25 बार, है कि नहीं बच्चों। तो कितना 153/125, यानी कि गोपाल की अगर बिक्री 2 साल पहले 125 थी इनिशियल, तो प्रेजेंट में कितनी होगी 100, प्रेजेंट में 153 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दी है 183,600 रुपीज, यही ना बताओ। 153 एकम 153 बचा 30, तो 153 दूनी 306, 1200 बार कट गया। तो यानी कि गोपाल की 2 साल पहले बिक्री कितनी थी 125 गुणा 1200, 125 अट्ठे होता है मेरे प्यारे भाई, यहां पे कितना 1000, तो 125 गुणा 12 1500, तो कितना आ गया ए ऑप्शन 1.5 लाख। ठीक है ना बच्चे, एकदम सरल सवाल है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके कॉस्ट प्राइस से 52% अधिक तय करता है। ये क्या है बच्चों, मार्क प्राइस दुकानदार ने कॉस्ट प्राइस से 52% अधिक रखा, यह है मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, 14% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए। अगर दुकानदार ये चाहता है कि मुझे 14% लाभ हो, तो कितने % उसको डिस्काउंट देना चाहिए, बताओ बच्चों। देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों, मार्क प्राइस पे। डेटा बहुत आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं। मानो जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 52% अधिक है। मार्क प्राइस कितना है 100 से 52% ज्यादा, कितना आ गया 152। फिर दुकानदार मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद कितना लाभ होता है 14% लाभ होता है लागत मूल्य पे। अगर सीपी 100 है, 100 पे अगर 14% का लाभ होगा, तो वस्तु कितने में बिकेगी 114 में, यही ना बच्चों। अल्टीमेटली दुकानदार ने 152 के मार्क प्राइस का सामान कितने में बेचा 114 में बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया 38 का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, कितने के एमआरपी पर 152 पर, 38 चौका 152 यानी कि 1/4, तो दुकानदार ने 1/4 25% डिस्काउंट दिया। ठीक बच्चों, बिल्कुल आसान बात। ये बताइए 29वां, पी की प्रेजेंट एज का 4 गुना क्यू की प्रेजेंट एज से 35 साल अधिक है। 8 साल बाद क्यू की एज का दुगुना पी की एज के 6 गुने से 40 साल कम होगा। क्यू की प्रेजेंट एज कितनी है। मान लो पी की प्रेजेंट एज पी है, क्यू की क्यू है। ये क्या है, इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल, प्रॉब्लम जिसमें बहुत आते हैं। क्या बोला है,
पी की एज का 4 गुना। पी की एज का 4 गुना क्या है? 4p। ये क्यू की प्रेजेंट एज से 35 साल अधिक है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? 35 साल। ये है हमारी पहली इक्वेशन, है कि नहीं? तो आगे क्या बोलिए कि 8 साल बाद क्यू की एज का दुगुना। 8 साल बाद क्यू की एज क्या आ जाएगी? क्यू प्लस 8, है ना? तो 8 साल बाद क्यू की एज होगी इसका दुगुना, किसके बराबर है? पी की एज के 6 गुने से 40 साल कम होगा। तो 8 साल बाद पी की एज भी तो पी प्लस 8 हो जाएगी ना, है ना? तो p प्लस 8 के 6 गुने से कितना कम होगा? 40 साल कम होगा। जैसे जैसे सवाल हिंदी में कह रहा है वैसे वैसे गणित में लिख लो कि 8 साल बाद क्यू की एज क्यू प्लस 8 इसका दुगुना, इसकी वैल्यू है 8 साल बाद पी की एज के 6 गुने से 40 साल कम। तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? 2q और ये कितना है? 6p। 6p को दलाते तो 2q माइनस 6p कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? ये 6 अट्ठे 48, 48 माइनस 40 8, और 2 अट्ठे 16 भी तो इधर, 16 भी उधर चला जाएगा, माइनस का 16। समझे ना बच्चे, है ना? 6p को में इधर ले, बाकी सब संख्या उधर ले गए, तो 6 अट्ठे 48 माइनस 40 8, और 2 अट्ठे 16 उधर चला गया। तो 8 माइनस 16 कितना आ गया? माइनस का 8 माइनस 16 माइनस का 8। ये 2 से कट भी गया, है ना? यानी कि q माइनस 3p कितना आ जाएगा? माइनस का 4। q माइनस 3p ऐसे लिख लेते हैं। तो q माइनस 3p इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 4। आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा आपसे? क्योंकि प्रेजेंट एज। तो ये दो इक्वेशन इनको सॉल्व करना है। साफ साफ दिख रहा है बच्चों, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्यों से क्यों कट जाएगा? 4p माइनस 3p क्या आ जाएगा? p और p की एज क्या आएगी? 35 माइनस 4, p की एज 31 साल आ गई। p की एज पूछता, सीधा आंसर 31 पूछा है क्यों की। तो यहां रख लो बेटा, क्यों माइनस 31 दिया 93 बराबर माइनस 4। तो क्यों की एज कितनी आएगी? 93 उधर चला जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 4 प्लस 93 89। तो क्यों की उम्र कितनी? 89 साल। बस 2-3 साल का मेहमान और है। समझे ना बच्चों? आखिरी सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 30, बनाइए। इफ द मीडियन ऑफ डेटा इज 20.8 लेस देन इट्स मोड। किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 20.8 कम है, ठीक है? तो पूछा उन आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। तो डेटा की मीडियन मीन से कितना ज्यादा है। दोनों बातें मीडियन के बारे में कही गई हैं। सीधी शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी आंसर आएगा 20.8 का आधा होगा 10.4। दोनों बातें किसके बारे में कही गई हैं? मीडियन की। ये सवाल सॉल्व करना है इंपिरिकल फॉर्मूला से। बहुत से बच्चों को इंपिरिकल फॉर्मूला नहीं आता। इंपिरिकल फॉर्मूला होता है मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पे डायरेक्ट सवाल भी आते हैं। अभी इसमें आपको कोई भी दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, बस कैलकुलेशन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब इस सवाल को जरा अच्छे से पढ़ो, जो दिया है सवाल में क्या दिया है? डेटा की जो मीडियन है वो उसके मोड से कितना कम है? 20.8 कम है। तो पूछा है मीडियन मीन से कितना ज्यादा है। तो मीडियन मोड से 20.8 कम है, यानी कि क्या है? मोड माइनस मीडियन दिया है। तो अगर बच्चों में दोनों तरफ मीडियन घटा दूं, लेफ्ट साइड में भी मीडियन माइनस कर दूं और राइट साइड में भी मीडियन माइनस कर दूं, है ना? राइट साइड में मीडियन घटाओगे तो 3 मीडियन में से मीडियन घटाओगे कितना रह जाएगा बच्चों? 2 मीडियन रह जाएगा। इसी की वैल्यू सवाल में क्या दी है? मीडियन ऑफ डाटा इज 20.8 लेस देन इट्स मोड। मीडियन जो है वो मोड से कितना कम है? माध्यिका बहुलक से 20.8 कम है। इसी की वैल्यू सवाल में 20.8 दी है कि नहीं सचिन? बराबर राइट साइड में क्या आ गया? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 कॉमन। मीडियन माइनस मीन आ गया। बोलो बात को समझे? और 2 से हमारा बच्चों 20.8 कटेगा कितनी बार? 10.4 बार। कि यही नहीं पूछा सवाल में कि मीडियन मीन से कितना अधिक है? तो मीडियन मीन से कितना अधिक है? मीडियन माइनस मीन क्या आ गया? 10.4। ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि दो बातें कही जाएंगी, दोनों ही मीडियन के बारे में होंगी। समझे ना बच्चों? तो क्या करना है आपको? सीधा आधा। समझ में आया भाई? ये था आज का पेपर। ये आखिरी सवाल आपका होमवर्क है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कमेंट में करके बताइए, ठीक है बच्चों?
आप चाहते हो कि आपके पेपर के दौरान मैं और ऐसे एक्सपेक्टेड पेपर कराता रहूं तो कमेंट सेक्शन भर डालो मेरे भाई। अच्छा, जिन बच्चों का पेपर हो गया है, मैंने जो प्रैक्टिस कराई रेलवे के, इतने सारे लेटेस्ट एग्जाम के इतने सारे पेपर सॉल्व कराए, कितने सवाल उसमें से सीधे सीधे फंसे, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताओ। और जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।